नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। प्राइमेट 4 में आपको बताएंगे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने जो कल चार्जशीट दाखिल की, उस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी किस तरह से बचाव के मूड में आ चुके हैं। राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं आपको बुलेटिन में बताऊंगा। साथ ही आपको मीरा रोड में हिंदी मराठी की लड़ाई बढ़ाने के आसार वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। वहां पर भाईजान के चैलेंज के बाद आज खुद राज ठाकरे वहां पर पहुंच गए। इस पूरी खबर पर डिटेल में बात तीसरी खबर की, कांवड़ को अगर बदनाम किया तो फिर समझ लेना योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनका डायरेक्ट मैसेज क्या है, ये इस बुलेटिन में आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर रेगिस्तान में बाढ़ कैसे आ गई, मौसम का मिजाज आखिर इतना बदल कैसे गया या इतना बिगड़ कैसे गया, किस स्थिति। इस रैली के बाद एक बार फिर से मराठी हिंदी की लड़ाई तेज हो सकती है, क्योंकि इसी जगह पर मराठी नहीं बोलने पर एक हिंदी भाषी दुकानदार की पिटाई की गई थी। इसके बाद लड़ाई उत्तर भारतीय बनाम मराठी की हो चली। इससे पहले उत्तर भारतीयों ने मोर्चा खोला था और जवाब में एमएनएस के मराठी समर्थकों ने रैली की। इसके बाद मीरा रोड के लोगों ने एमएनएस के मराठी ना बोलने की खुली चुनौती तक दे दी। आज की रैली को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काफी ज्यादा उत्साहित है। सबको इंतजार किया आखिर राज ठाकरे यहां पर रैली करेंगे तो क्या बोलेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे आज मीरा रोड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और यहां पर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यही वो मंच है जहां से राज ठाकरे आज शाम को 7 बजे के आसपास यहां पर आकर के जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर तैयारियां दिखाऊं तो आपको जगह जगह पर यहां पर आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उनके प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीर, पोस्टर, होर्डिंग और पार्टी के झंडे आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी जो यहाँ पर काफी चाक चौबंद रखी गई है। इस पूरे रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। कहीं पे भी दोनों ही तरफ पार्किंग जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर मीरा भाईंदर लोकल पुलिस के साथ साथ यहाँ पर एसआरपीएफ की भी टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। किस तरीके की तैयारी की गई है, क्या यहाँ पर इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर मनसे के नेता संदीप राणे जी मौजूद है। संदीप जी, कितनी बड़ी भीड़, क्या उम्मीद है, किस तरीके का आज का ये जनसभा होने वाला है? 20-25 हजार के आसपास यहाँ पे जन समुदाय आने वाले हैं। जो मराठी बांधव है, मराठी प्रेमी है, महाराष्ट्र के जो प्रेमी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे आने वाले। और आप देखते हैं कि मीरा भाईंदर में बहुत ही जंगी उनका स्वागत होगा। बालाजी सर्कल पे बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग, हमारा जैसा दिवाली है वैसा हम लोग वहाँ पे मनाने वाले हैं। और मीरा भाईंदर ये वही जगह है जहां से एक मराठी भाषा को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था। यहीं पे हमने देखा कि जोधपुर स्वीट्स के एक दुकानदार की पहले पिटाई हुई। अब इसी मीरा रोड में जनसभा, मनसे का क्या संदेश है? देखिए, संदेश ये नहीं है, मराठी बांधवों ने जो मोर्चा निकाला था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था और मराठी बांधव सब इकट्ठा हुए, तो उनका एक मन में इच्छा थी कि सन्माननीय राज साहब जो मराठी के लिए झगड़ रहे, महाराष्ट्र के लिए झगड़ रहे, महाराष्ट्र की संस्कृति रहनी चाहिए, उस माध्यम से मराठी लोगों का भी कहना था कि राज साहब मीरा भाईंदर में आने चाहिए और उस माध्यम से हमको शाबाशी देने के लिए राज साहब शाम को आने। ये वही मीरा रोड है जहां से मराठी भाषा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। मीरा रोड के मुस्लिमों ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी को खुली चुनौती दी थी। किस तरह से राज ठाकरे को मीरा रोड के लोगों ने चैलेंज किया था, भाईजान ने चैलेंज किया था, ये देखिए। हमको नहीं आता है तो हमको मराठी नहीं आता है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन मन से तो बोल के मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो फिर हमको सिखाओ ना मराठी, तो बोलेंगे ना। तो बोलते हैं जो नहीं मराठी बोलेगा हम उसकी पिटाई भी करेंगे। हाँ, तो हम भी पिटाई करेंगे ना। खाली फुकट कोई हाथ उठाएंगे मारेंगे पंच, फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम। अच्छा, पिटाई कर देंगे फिर क्या, गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मनसे वाले काफी यहाँ पे उत्पाद नहीं, हमको तो कहीं पे भी डर नहीं है। जब कर नहीं तो डर नहीं, सवाल ही नहीं। कोई गलत काम करता है तो फिर अगर मनसे वाले यहाँ इस इलाके में आ गए तो? हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वो चैलेंज है हमारा। आप भी बताइए, क्या बोलिए, क्या अगर यहाँ पे आ गए तो कोई डर है? नहीं, क्या काय का डर? चाचा बताए क्या अंजाम होगा? पत्थर से देंगे ईंट का जवाब। ये जो मीरा रोड में पिटाई कर दी मनसे वालों ने, थाने में पिटाई चल गई, विभाग में हो गई है, वो तो बोल रहे मराठी बोलनी पड़ेगी। पता नहीं भाई, उसका तो नहीं मालूम। अब जो रहेगा वो कहाँ से बोलेगा? अभी यहाँ कोई मनसे का खौफ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आती तो है नहीं, सिखा के चले जाओ और क्या।
है ना, मार पिटाई से थोड़ी कुछ होता है। जोर जबरदस्ती की तो क्लासेस खोलो ना, इससे अच्छा। हाँ भाई पढ़ो इसमें। अगर जोर जबरदस्ती की तो वो मेरे को नहीं मालूम भाई, आगे का मैं क्या बता सकता हूँ। जो कर गए मन से और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे नहीं, गलत है। मार के कोई भी संविदा नहीं होती है। प्यार मोहब्बत से बात करो। किसी को मराठी नहीं आती है, आप प्यार से बात करके उनसे पूछ सकते हो। बाकी मारना किसी को भी राइट नहीं है। तो अभी बोल रहे हैं कि सबको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। नहीं, क्यों बोलनी पड़ेगी? जबरदस्ती थोड़ी है किसी की मराठी बोलने की। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने साफ कह दिया था कि आप हिंदुओं से तो बुलवा रहे हैं मराठी, क्या मुस्लिमों से बुलवा पाएंगे? और भाईजानों ने क्लियर कर दिया कि वो राज ठाकरे को खुद चैलेंज करें कि वो मराठी नहीं बोलने वाले, बाकी उनके हाथ। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में उत्पातियों को डायरेक्ट मैसेज दिया। ये क्लियर कर दिया कि कानून को ताक पर रखने वालों का सही हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन्होंने मुहर्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम में मनमानी करने वालों को बहुत साफ कह देते हैं कि जो नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ के शब्द ये थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ताजिया की हाइट सरकार ने तय की थी, जानबूझकर ऊंची हाइट वाली ताजिया निकाली गई। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने तय कर दिया था कि 10 फीट से ऊंची ताजिया नहीं होनी चाहिए तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। फिर भी लोग मनमानी कर रहे थे तो उनका इलाज होकर रहेगा। वर्तमान में इस सावन का महीना है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सावन के महीने में कई लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को साफ संदेश दिया। कहा कि सरकार ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया।
इधर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाने वालों को भी योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी। उन्होंने कहा कि ये लोग जातीय संघर्ष पैदा करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि लोग केसरिया गमछा बांधकर हिंसा फैलाने का काम करते हैं, लेकिन जब गमछा हटता है तो असलियत सामने आ जाती है। ये योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। और देखिए बड़ी खबर यह कि अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर पर आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने छापेमारी चलते यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। अस्पताल के अंदर तक पानी घुस चुका है। सामने आई तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए सड़कों पर पानी का तेज बहाव कैसे है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि इस तस्वीर में पानी ठहरा है, लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर पानी का तेज बहाव आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहां सड़क हो ही ना, बल्कि ये इलाका नदी का हो। तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा है कि इंसान तक इसमें बह जाए। भारी भरकम बाइक कैसे माचिस की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है, आप इस तस्वीर में देखिए। कुछ महिलाएं यहां पर सड़क क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, वो डिसबैलेंस हो जाती है। पहली तस्वीर, वहां पर आप देखें कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच बाइक बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बाइक इतनी आसानी से बह जा रही मानो उसका कोई वजन हो ही ना। ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर उसी अजमेर की है, जिसमें आप देखें कि पूरा शहर कैसे पानी में डूब चुका है। पानी में डूबे शहर में लोगों का जीना कैसे मुहाल हो चुका होगा, आप दूसरी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये अजमेर का एक बड़ा अस्पताल है जिस परिसर में पानी भर चुका है, और ये टॉप एंगल व्यू है, ये ड्रोन विजुअल है जिसमें आप देखें कि पूरा शहर कैसे पानी ही पानी, जिसमें डूबा हुआ है पूरा शहर। अब आपको कोटा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी लगातार बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कोटा में भयंकर बारिश, जिसकी वजह से 3 फीट तक पानी भर चुका है। ज्यादा पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन जेसीबी की मदद से पानी की निकासी करने में जुटा हुआ है, लेकिन कुदरत के आगे इंसानों की आज तक कितनी चली है ये तो सब जानते हैं। जब कुदरत अपने मिजाज को बिगाड़ती है तो ये होता है। ये देखिए तस्वीरें, लोगों के घरों में पानी भर चुका है और लोग बाल्टी से इसे बाहर निकाल रहे हैं। मेरी मौजूदगी रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के हनुमत गेड़ा खाओ में है, और यहाँ के हालात आप देखेंगे कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है और हल्की बारिश अभी भी हो रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर हालात ऐसे थे कि कमर से ऊपर तक पानी था, लेकिन अभी प्रशासन चेता है। नगर पालिका की जेसीबी यहाँ पर आई है जो कि अब पानी की निकासी के लिए प्रबंध कर रही है, लेकिन आमजन अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घुटने तक पानी आम सड़क पर आ गया है। ऐसे में लोगों के घरों में पानी भरा है। लोग अपने आम जो जीवन है, कामकाज की जो दिनचर्या है, वो प्रभावित हो गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बदरा यूं तो राहत की खबर लेकर आते हैं जब बरसते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान के कोटा में काफी समस्याओं का सामना आम जन को करना पड़ रहा है। भाई साहब, अभी घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है, कुछ देर पहले कमर तक का पानी था। कितनी समस्याएं हो रही हैं? यहाँ बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। 3-3 फीट पानी था। अभी नगर पालिका की आई थी, जैसे भी पानी निकाल रहे हैं। गाँव में पानी भरा गया। गाँव में समस्याएं कितनी हुई आप लोगों को? क्या घरों में भी पानी चला गया था? क्या था? पूरा गांव में चल गया था। मतलब मान लो एक घर में तो गेहूं भी गीला हो गए थे। अच्छा, अनाज भी गीला हो गया, खराब हो गया था। क्या हर बार ये समस्या होती है यहाँ पर? हर बार क्या, ये एकदम ज्यादा पानी आया नहीं, इसलिए समस्या हुई है। राजस्थान के हाल खराब हैं। लगातार बारिश के चलते कई जिलों में वाटर लॉगिंग हो चुकी है और उसके चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा स्थिति को भांपने के लिए। मदन दिलावर सैलाब प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उनसे टाइम्स नाम नवभारत ने खास बातचीत की। राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्कूल में सारी व्यवस्था की हुई है। यदि ये हमको कहते हैं स्थायी ऑर्डर है कि ग्राम सेवक को, पटवारी को, सर को कि ये कहते हैं तो हमने स्कूलों में व्यवस्था है, वहाँ जा सकते हैं। सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ करेंगे, भोजन की और की सबकी व्यवस्था होगी।
वाटर लॉगिंग भारी समस्या है क्योंकि कमर तक पानी हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ घंटे पहले तक यहाँ था। ऐसे में पूरे क्षेत्र में किस प्रकार से ये समस्या हमेशा रहती है और उसकी निजात के लिए एक स्थायी प्लान के लिए कोई काम कर रही है सरकार? देखो क्या है, मैंने कहा कि इतना पानी बहुत दिनों के बाद बरसा है। स्थायी प्लान, क्योंकि ये पुराने मकान हैं, अब पुराने मकानों का तो स्थायी प्लान ये हो नहीं सकता कि साहब इतने नीचे जाकर के हम नाली बना दें तो पानी निकलेगा भी नहीं। इसलिए यही कि टेम्परेरी कोई इनका तात्कालिक समाधान ही हो सकता है। स्थायी करने के लिए तो इनको बहुत परेशानी जाएगी, इनको मकानों को भी दिक्कत आएगी। प्राइमेट 4 की अगली बड़ी खबर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई जमीन घोटाला मामले में आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और अब इस मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतर आए। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उनके जीजा जी को पिछले 10 सालों से सरकार परेशान कर रही है। यह चार्जशीट एक षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल ने आगे लिखा कि मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक दौर झेलना पड़ा है। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी, ये राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में लिखा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने रॉबर्ट वाड्रा को जांच का सामना करने की नसीहत दी। वो क्या कहना, सुनिए। बीकानेर में भी एक जमीन खरीद के मामले में एक अनियमितताएं हुई थी। ये विषय तो पब्लिक में है वहां बीकानेर में। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, पब्लिक में है। तो सत्य की तो जीत होगी। नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सा सत्य की बात कर रहे हैं। अगर ईडी समझती है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है तो फेस करो भाई। फेस क्यों नहीं करते हो? इस विषय को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो? आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बड़ी बात यह कि अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में हैं और मॉनसून सत्र में विपक्ष के तमाम वार को कैसे झेलना है, सरकार को इस पर रणनीति बनाई जा रही। मॉनसून सत्र कैसे चलाना है, कौन से जरूरी विधायी कामकाज निपटाने हैं, इसको लेकर संभवतः यह बैठक आयोजित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह मीटिंग बुलाई गई। वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष की ओर से संभवतः इस बार भी मॉनसून सत्र में हंगामा किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष चाहता था कि सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए। उस पर सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया। तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं कि विपक्ष की ओर से मॉनसून सत्र में उठाए जाएं और इसको लेकर सरकार की ओर से ये बड़ी बैठक। इन सबके बीच करीब 10 साल बाद आज एक बार शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद हो सकता है कोई राजनीतिक बड़ा ऐलान कर दे, हो सकता है नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दे, क्योंकि पिछले दिनों पार्टी और परिवार से लालू यादव ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। प्रेम प्रसंग को सोशल मीडिया पर इन्होंने खुलकर उजागर किया। उसके बाद सवाल यह था, जब वो पार्टी और परिवार से निष्कासित हुए तो इनका राजनीतिक रूप से भविष्य क्या होगा। कई इंडिविजुअल सपोर्टर हैं तेज प्रताप यादव के और ऐसे में अभी की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तेज प्रताप यादव की काफी इंपॉर्टेंट। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने दिल्ली में 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। ये 3 केस आम आदमी पार्टी की तत्कालीन दिल्ली सरकार के दौरान हुए घोटालों के सिलसिले में दर्ज किए गए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है। दिल्ली में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी लगाने, शेल्टर होम घोटाले में कई नेताओं के नाम हैं। जल्द ही ईडी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की भूमिका भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है। बहुत जल्दी से मैं आपको यह बता देता हूं कि ये 3 घोटाले कौन से हैं। दरअसल आरोप है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दौरान 5,590 करोड़ का अस्पताल निर्माण घोटाला हुआ। 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। 3 साल बाद भी अस्पतालों के प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, काम सिर्फ 50% पूरा हुआ। तो सवाल यह है कि जो
50% पैसा लगा वो कहां लगा? मतलब 800 करोड़ रुपए सिर्फ आधा काम पूरा होने में। एलएनजीपी में लागत कुल 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ हो गई। इसके अलावा 571 करोड़ का सीसीटीवी घोटाला भी हुआ। 2019 में कई सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 70 विधानसभा क्षेत्रों को ठेका दिया गया था और ये बीईएल को ठेका दिया गया था। समय पर काम सीसीटीवी का भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में बीईएल पर जुर्माना जो लगाया गया था वो भी माफ कर दिया गया। इधर सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ के रिश्वत मिलने का आरोप लग रहा है और इसको लेकर हो सकता है कि ईडी की टीम जल्द पूछताछ के लिए समन भेजे। इसके अलावा डस्टबिन में 207 करोड़ का घोटाला हुआ। फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी की गई। पटेल नगर में 15 लाख का सड़क घोटाला हुआ। लॉकडाउन में कागजों पर सड़कें बन गई लेकिन सड़कें असल में नहीं थी। 250 करोड़ का शेल्टर होम घोटाला भी हुआ। घोस्ट वर्कर के नाम पर सैलरी कमीशन नेताओं को मिला है। मतलब काम करने वाला कोई नहीं था, कागजों पर नाम रजिस्टर्ड थे, पैसा भी जा रहा था, लेकिन असल में जब वेरीफाई किया गया तो काम करने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में हर एक घोटाले की जांच की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस मामले में कार्रवाई करेगी और कई नेता इसकी जद में आ सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। आगे आपको दिखाएंगे वाराणसी के दाल मंडी पर किस दुकान पर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद हो सकता है कोई राजनीतिक बड़ा ऐलान कर दे, हो सकता है नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दे, क्योंकि पिछले दिनों पार्टी और परिवार से लालू यादव ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। प्रेम प्रसंग को सोशल मीडिया पर इन्होंने खुलकर उजागर किया। उसके बाद सवाल यह था, जब वो पार्टी और परिवार से निष्कासित हुए तो इनका राजनीतिक रूप से भविष्य क्या होगा। कई इंडिविजुअल सपोर्टर हैं तेज प्रताप यादव के और ऐसे में अभी की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तेज प्रताप यादव की काफी इंपॉर्टेंट। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने दिल्ली में 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। ये 3 केस आम आदमी पार्टी की तत्कालीन दिल्ली सरकार के दौरान हुए घोटालों के सिलसिले में दर्ज किए गए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है। दिल्ली में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी लगाने, शेल्टर होम घोटाले में कई नेताओं के नाम हैं। जल्द ही ईडी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की भूमिका भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है। बहुत जल्दी से मैं आपको यह बता देता हूं कि ये 3 घोटाले कौन से हैं। दरअसल आरोप है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दौरान 5,590 करोड़ का अस्पताल निर्माण घोटाला हुआ। 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। 3 साल बाद भी अस्पतालों के प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, काम सिर्फ 50% पूरा हुआ। तो सवाल यह है कि जो 50% पैसा लगा वो कहां लगा? मतलब 800 करोड़ रुपए सिर्फ आधा काम पूरा होने में। एलएनजीपी में लागत कुल 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ हो गई। इसके अलावा 571 करोड़ का सीसीटीवी घोटाला भी हुआ। 2019 में कई सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 70 विधानसभा क्षेत्रों को ठेका दिया गया था और ये बीईएल को ठेका दिया गया था। समय पर काम सीसीटीवी का भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में बीईएल पर जुर्माना जो लगाया गया था वो भी माफ कर दिया गया। इधर सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ के रिश्वत मिलने का आरोप लग रहा है और इसको लेकर हो सकता है कि ईडी की टीम जल्द पूछताछ के लिए समन भेजे। इसके अलावा डस्टबिन में 207 करोड़ का घोटाला हुआ। फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी की गई। पटेल नगर में 15 लाख का सड़क घोटाला हुआ। लॉकडाउन में कागजों पर सड़कें बन गई लेकिन सड़कें असल में नहीं थी। 250 करोड़ का शेल्टर होम घोटाला भी हुआ। घोस्ट वर्कर के नाम पर सैलरी कमीशन नेताओं को मिला है। मतलब काम करने वाला कोई नहीं था, कागजों पर नाम रजिस्टर्ड थे, पैसा भी जा रहा था, लेकिन असल में जब वेरीफाई किया गया तो काम करने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में हर एक घोटाले की जांच की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस मामले में कार्रवाई करेगी और कई नेता इसकी जद में आ सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। आगे आपको दिखाएंगे वाराणसी के दाल मंडी पर किस दुकान पर तलवार लटकी है। बुलडोजर की तलवार कैसे लटक रही है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी देखिए, दिल्ली में फिर से स्कूलों को धमकी मिली है, फरमाइश की जा रही है और फिर बारिश के बाद दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई होगी। दाल मंडी में दुकानों पर लाल निशान लगाने का काम पूरा हो चुका है। लाल निशान यानी कि जिन दुकानों को तोड़ा जाना है
नंबरिंग करते हुए इन दुकानों को मार्क किया गया। इधर पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद देखा जा रहा है। बंगाल के दुर्गापुर में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य ये है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी, तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की ये औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस मंच पे कहने के बजाय अच्छा है पास में दूसरा मंच है, वहीं जाकर के बोलूंगा। पूरा
पूरा बंगाल और पूरा देश वहां होने वाली बातें सुनने के लिए जरा ज्यादा आतुर है। मीडिया के लोग भी बड़े उत्सुक हैं। तो साथियों, यहां तो इस कार्यक्रम में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन कुछ पल के बाद वहीं से गर्जना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर से बोल रहे थे और बंगाल में चुनावी शंखनाद। अगले साल की शुरुआत में वहां चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 महीने में दूसरी बार बंगाल के दौरे पर और कई बड़ी बातें कही। नई योजनाओं से युवाओं को मदद मिलेगी, नए प्रोजेक्ट से लोगों के घरों तक पाइप पहुंचेगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। नए प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बधाई दी। दरअसल आज प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ की सौगात बंगाल की जनता को दी। युवाओं को फायदा होगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में बोल रहे थे, ममता दीदी का गढ़। और भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। एक मोर्चा अभी बिहार में है, लेकिन बंगाल के लिए भी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी दुर्गापुर के दौरे पर थे, यहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पीएम नरेंद्र मोदी को और इस दौरान कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से जनता से साझा की गई। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों मानसून तबाही मचा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब शहर में इस समय बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया गया है। आज सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर पहुंची थी और खुद भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी।